हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ जॉन्डिस। आई सजेस्ट यू, अगर आप लोग ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जॉन्डिस का, प्लीज़ पहले वो देखिए एंड देन कंटिन्यू विद दिस वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो हम फटाफट रिकैप्चुलेट करते हैं हमने क्या पढ़ा पार्ट 1 में। वहाँ पे पढ़ा कि आरबीसी के ब्रेकडाउन से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है एंड हीमोग्लोबिन का एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जिसको लिवर तक जाना होता है और एल्ब्यूमिन इसको लिवर तक लेकर जाता है। लिवर में जाने के बाद इसकी कॉन्जुगेशन होती है एंड ये बाइल डक्ट से रिलीज होकर इंटेस्टाइन्स में पहुंचता है जहाँ पे वेरियस प्रोडक्ट्स बनते हैं। राइट, हमें पता है कि लिवर में इस बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन होती है ग्लूक्यूरोनिक एसिड के साथ। तो लिवर में आने से पहले जो बिलिरुबिन होता है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है। राइट, नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस: प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। प्री का मतलब पहले, हिपैटिक का मतलब लिवर। तो लिवर में आने से पहले इज व्हाट वी कॉल प्री हिपैटिक। हिपैटिक मतलब लिवर में एंड पोस्ट हिपैटिक मीन्स आफ्टर लिवर। राइट, सो प्री हिपैटिक जॉन्डिस बिफोर एंटरिंग द लिवर, there is increase in the unconjugated bilirubin because we know कि लिवर से पहले वाला बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड होता है। तो अगर ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज रहता है देन दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्री हिपैटिक जॉन्डिस। द सेकेंड इज हिपैटिक जॉन्डिस, मतलब लिवर के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट रिमेंबर हिपैटिक जॉन्डिस में अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों का लेवल इंक्रीज रहता है। क्यों, हम ये थोड़ी देर में आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट हिपैटिक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। पोस्ट हिपैटिक मीन्स आफ्टर लिवर की कहानी। ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज रहता है क्योंकि लिवर में तो कॉन्जुगेशन हो गया, तो लिवर जो है वो इसको इंटेस्टाइन्स में रिलीज करता है बाइल के थ्रू। तो पोस्ट हिपैटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा कि इन बाइल डक्ट्स में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ना, वो आगे फर्दर रिलीज नहीं हो पा रहा, एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा। सो देर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन। दिस इज व्हाट वी कॉल एज पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस एंड इन दिस टाइप देर इज इंक्रीज इन द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। राइट, नाउ वी कम टू प्री हिपैटिक जॉन्डिस। एक कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं एक एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। ये लिवर कैपेसिटी है कि वो 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को 1 मिनट के अंदर कॉन्जुगेट कर सकता है। ये उसकी क्षमता है, ये उसकी पावर है। ठीक है, एंड नॉर्मली आरबीसीज अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर रहे थे, 120 डेज के बाद डिस्ट्रक्ट हो रहे थे एंड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रिलीज हो रहा था। तो नॉर्मल प्रोसेस में मान लो 20 मॉलिक्यूल्स अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के इस लिवर के पास आ रहे हैं, तो लिवर तो उसको आराम से कॉन्जुगेट कर देगा क्योंकि इसकी ताकत 30 मॉलिक्यूल्स को कॉन्जुगेट करने की है। तो सिर्फ 20 तो आ रहे हैं तो वो आराम से कर लेगा, इसके लिवर के लिए तो ये हलवा है। बट अगर किसी एबनॉर्मैलिटी, किसी रीज़न से बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस हो रही है, बहुत ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा स्प्लिट होगा, ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनेगा नॉर्मल से। तो उस केस में एग्जाम्पल ले लो कि 36 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लिवर के पास, जबकि लिवर सिर्फ 30 मॉलिक्यूल्स को अगर मैक्सिमम पेस पे भी काम करे, लिवर अपनी फुल कैपेसिटी में भी, तब भी वो 1 मिनट में सिर्फ 30 मॉलिक्यूल्स ही कॉन्जुगेट कर पा रहा है। बट यहाँ तो अब 36 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ हीमोलिसिस। उस कंडीशन में क्या होगा, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा। राइट, 30 को तो कर दिया वो क्योंकि उसकी कैपेसिटी थी, 30 को मज़े में आराम से कर दिया, पर ये जो एक्स्ट्रा 6 मॉलिक्यूल्स थे जिनको वो कॉन्जुगेट नहीं कर पाया क्योंकि वो उसकी पहुंच के बाहर था, उसकी कैपेसिटी के बाहर था, इवन इफ इट वर्क्स इन द मैक्सिमम पेस, तो वो 6 मॉलिक्यूल्स ब्लड में जाएंगे एंड वहाँ पे देर इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लीडिंग टू प्री हिपैटिक जॉन्डिस। राइट, सो आई गिवन यू एक थोड़ा कॉन्सेप्ट कि प्री हिपैटिक जॉन्डिस क्या होता है। प्री हिपैटिक जॉन्डिस में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है मोस्टली बिकॉज ऑफ हीमोलिसिस, मतलब आरबीसी ज़्यादा टूटने लगते हैं, ज़्यादा हीमोग्लोबिन टूटा, ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन टूटा, इतना ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हो गया कि लिवर सबको कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा, इवन अगर वो मैक्सिमम पेस पे भी काम करता है। तो
उसकी वजह से ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड में रहकर अपना लेवल बढ़ाएगा एंड इट लीड्स टू द जॉन्डिस, एंड दिस टाइप ऑफ जॉन्डिस इज कॉल्ड एज pre-hepatic jaundice, right? So the first point in pre-hepatic is there is increase in the level of unconjugated bilirubin, which we have understood. Secondly, there is no bilirubin in the urine. Why there is no bilirubin in the urine? Because ये जितना भी लेवल बढ़ रहा है दैट इज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो यूरिन में एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए देर इज नो बिलिरुबिन इन द यूरिन, राइट. द थर्ड पॉइंट इज कि देर इज इंक्रीज ऑफ यूरोबिलिनोजेन इन द यूरिन, एंड फोर्थ देर इज इंक्रीज ऑफ स्टर्कोबिलिन इन द फीसिस. रीज़न क्या है इसका? क्योंकि लिवर अपने मैक्सिमम पेस पे काम कर रहा है, उसको बर्डन ही इतना ज़्यादा आ रहा है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है यूरोबिलिनोजन, ज़्यादा से ज़्यादा फीसेस में स्टर्कोबिलिन एक्सक्रीट हो रहा है, तो यूरोबिलिनोजन यूरिन में ज़्यादा होगा और फीसेस में स्टर्कोबिलिन ज़्यादा होगा, राइट. सो हेपैटिक जॉन्डिस, हेपैटिक मतलब लिवर. अब इसमें देखेंगे कि लिवर में कुछ गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से जॉन्डिस हो रहा है. लिवर में क्या गड़बड़ हो रही है अभी हम देखेंगे, पर याद रखो हेपैटिक जॉन्डिस में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों का ही लेवल इंक्रीज रहता है ब्लड में, ठीक है. सो ये लिवर है, इसमें 3 तरीके की गड़बड़ हो सकती है. नंबर 1, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आ रहा है वो उसको अपटेक नहीं कर पा रहा, देयर इज प्रॉब्लम इन द अपटेक ऑफ दिस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. तो अपटेक नहीं कर पाएगा तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा एंड देयर विल बी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. सेकेंडली, अगर लिवर ने उसको अपटेक कर भी लिया, सेकेंडली बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन में प्रॉब्लम हो सकती है कि लिवर उसको प्रॉपरली कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा है. एंड थर्डली, अगर लिवर ने उसको कॉन्जुगेट कर भी लिया तो वो उस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को आगे एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है. तो ये 3 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो अगर उस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को वो आगे एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा, देन दिस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विल एंटर इनटू द ब्लड एंड लीड टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एज वेल इन द ब्लड. तो दोनों ही कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में ज़्यादा रहता है, ठीक है. नंबर 1 पॉइंट क्लियर. नंबर 2 पॉइंट, यूरिन में बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है. रीज़न क्या है? क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है एंड देयरफॉर इट कैन बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, राइट. एंड दिस इज द रीज़न देयर इज डार्क येलो यूरिन. यूरिन का डार्क येलो कलर होता है हेपैटिक जॉन्डिस में, क्योंकि जो बिलिरुबिन है वो यूरिन में प्रेजेंट है. कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज वाटर सॉल्युबल एंड कैन बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. थर्ड पॉइंट, यूरोबिलिनोजन यूरिन में डिक्रीज्ड होता है हेपैटिक जॉन्डिस में, क्योंकि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो आगे जा ही नहीं पा रहा इंटेस्टाइन्स में. इंटेस्टाइन्स में कम जा रहा है तो इंटेस्टाइन्स में ही तो फर्दर यूरोबिलिनोजन की फॉर्मेशन होती है ना, स्टर्कोबिलिन इम्पार्ट होता है फीसिस को, तो आगे जा ही नहीं रहा. तो यूरिन में यूरोबिलिनोजन का जो लेवल है वो कम होगा और स्टर्कोबिलिन का भी लेवल फीसिस में कम होता है. इसीलिए पेल कलर्ड स्टूल्स होते हैं पेशेंट के हेपैटिक जॉन्डिस के केस में. नाउ इज द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. ऑब्स्ट्रक्टिव नाम से पता लग रहा है कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ ब्लॉकेज है, राइट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट हेपैटिक जॉन्डिस. पोस्ट हेपैटिक मीन्स आफ्टर लिवर, कुछ आफ्टर लिवर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल में इंक्रीज होता है. ऑब्स्ट्रक्टिव में लिवर बिल्कुल नॉर्मल है, प्रॉपरली कॉन्जुगेट भी कर रहा है, बट आगे इंटेस्टाइन्स तक उस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का पहुंचना मुश्किल हो रहा है बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ सम ब्लॉकेज. कुछ रुकावट आ रही है बाइल डक्ट में, तभी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंटेस्टाइन्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है. सो दिस इज द बाइल डक्ट. यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, मे बी कोई ट्यूमर है, कोई स्टोन के फॉर्म में ब्लॉकेज हो रही है जिसकी वजह से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आगे नहीं जा पा रहा है इंटेस्टाइन्स में. तो ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अब ब्लड में डिफ्यूज कर जाएगा एंड देयर इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, राइट.
नंबर 1 पॉइंट, देयर इज इंक्रीज इन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन ब्लड, ये समझ आता है. नंबर 2, एब्सेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन इन यूरिन. वाई? बिकॉज आगे नहीं जा पा रहा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इंटेस्टाइन्स तक तो वो पहुंच ही नहीं पा रहा कि फर्दर प्रोडक्ट्स बने, कि यूरोबिलिनोजन बने, इसीलिए यूरोबिलिनोजन यूरिन में एब्सेंट होता है. उसी तरीके से स्टर्कोबिलिन की भी फॉर्मेशन नहीं होगी, वो फीसेस में जो ब्राउन कलर होता था वो इम्पार्ट नहीं कर पा रहा. सो देयर इज क्ले कलर्ड स्टूल्स इन द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. उसी के साथ साथ बट जो यूरिन है उसमें डार्क येलो कलर प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है, और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल होता है, ये एक्सक्रीट हो सकता है यूरिन. सो द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलीस्टैटिक जॉन्डिस. यहाँ पे बाइल फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन था, ब्लॉकेज था, कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लिवर से आगे इंटेस्टाइन्स में नहीं जा पा रहा है. राइट. हो सकता है बाइल डक्ट में कोई स्टोन हो, गाल ब्लैडर नियोप्लाज्म्स हो, पैंक्रियाज नियोप्लाज्म्स हो, या कोई पैरासाइट्स हो. ठीक है, तो ये बाइल डक्ट है, यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई स्टोन है, कोई ट्यूमर है, तो ये जो हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो कॉन्जुगेट होकर आया है लिवर से, उसे इंटेस्टाइन्स तक जाना है, तो बिकॉज ऑफ दिस ऑब्स्ट्रक्शन वो नहीं जा पा रहा है. तो होगा क्या कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो ब्लड में इट गेट्स रीगर्जिडेटेड बैक इनटू द ब्लड, जहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. राइट. सो बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज there is increased pressure in the bile duct, and this conjugated bilirubin enters into the blood. Along with this, bile salts, acids, cholesterol also enters the blood, and it gets deposited in the skin, leading to pruritus. Pruritus means skin itching होने लगती है. So this is about obstructive jaundice. सो हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया प्री हेपैटिक, हेपैटिक और पोस्ट हेपैटिक में, कि प्री हेपैटिक में हीमोलिसिस की वजह से या आरबीसीज जो हैं वो इतने ज़्यादा टूट रहे थे कि नॉर्मल से भी ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि लिवर जो है वो नहीं टैकल कर पा रहा था, इसीलिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, एंड दिस लीड्स टू द प्री हेपैटिक जॉन्डिस. राइट. द सेकेंड इज हेपैटिक, जहाँ पे अपटेक में प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्जुगेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम हो सकती है. और हेपैटिक में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों इंक्रीज्ड होते हैं. और हेपैटिक और पोस्ट हेपैटिक में, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव भी बोलते हैं, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइल डक्ट्स में स्टोन की वजह से, ट्यूमर्स की वजह से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंटेस्टाइन्स में पहुंच नहीं पा रहा था, और ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो बढ़ा ये ब्लड में चले जाता है, वहाँ पे इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, एंड अलॉन्ग विद दिस बाइल एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये भी ब्लड में चले जाते हैं, एंड जब स्किन में एक्यूमुलेट होने लगते हैं देन इट लीड्स टू द स्किन इचिंग, दैट इज प्रूराइटिस. नाउ वी कम टू द डिफरेंस. इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, प्री हेपैटिक में सीरम में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होता है, हेपैटिक में सीरम में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों का लेवल इंक्रीज रहता है, और पोस्ट हेपैटिक में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल सीरम में ज़्यादा रहता है. नंबर 1 पॉइंट क्लियर. नंबर 2 कॉजेस. प्री हेपैटिक में हीमोलिसिस ज़्यादा हो रही है, आरबीसी किसी रीज़न से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड में एक्यूमुलेट हो रहा है. राइट. सो हीमोलिसिस इसका कॉज. हेपैटिक का कॉज लिवर में कुछ गड़बड़ है, लिवर में ही कुछ डैमेज है. और पोस्ट हेपैटिक का कॉज बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है किसी स्टोन की वजह से, ट्यूमर की वजह से. राइट. सेकेंड पॉइंट ऑल्सो क्लियर. थर्ड पॉइंट, यूरिन में बिलिरुबिन प्रेजेंट है या नहीं है. तो हमने ये सब पॉइंट्स पढ़े हैं, वी आर जस्ट रिवाइजिंग देम. यूरिन बिलिरुबिन इन प्री हेपैटिक एब्सेंट होता है. क्यों? क्योंकि जितना भी बिलिरुबिन एक्सेस में है वो अनकॉन्जुगेटेड है, एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बीइंग वाटर इनसॉल्युबल, इट कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, देयरफॉर यूरिन में बिलिरुबिन नहीं होता प्री हेपैटिक में. हेपैटिक में के केस में यूरिन बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी है और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी है. सो द कॉन्जुगेटेड वन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, यूरिन में एक्सक्रीट हो सकता है और डीप येलो कलर इम्पार्ट करता है यूरिन को. एंड सेम इज़ द केस विद पोस्ट हेपैटिक ऑब्स्ट्रक्टिव, जहाँ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, इम्पार्टिंग डीप येलो कलर टू द यूरिन. राइट. This next is the urine
यूरोबिलिनोजन। तो प्री हेपाटिक के केस में यूरिन का यूरोबिलिनोजन इंक्रीज्ड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारे लिवर के पास आ रहा था और लिवर अपने मैक्सिमम पेस पे कॉन्जुगेट कर रहा था बिलिरुबिन को, जितना वो कर सकता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्जुगेट कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंटेस्टाइन्स में एंटर कर रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा वॉज बीइंग कन्वर्टेड टू यूरोबिलिनोजन, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में जा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा फीसेस में जा रहा था, इसीलिए यूरिन का यूरोबिलिनोजन इंक्रीज होता है एंड इनफैक्ट फीसेस में जो स्टर्कोबिलिन होता है वो भी इंक्रीज होता है प्री हेपाटिक के केस में। नाउ वी कम टू हेपाटिक। हेपाटिक में यूरोबिलिनोजन डिक्रीजेस एंड पोस्ट हेपाटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव में भी इट डिक्रीजेस या फिर एब्सेंट हो सकता है सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन के केस में, ठीक है। क्योंकि आगे जा ही नहीं रहा ना, इंटेस्टाइन्स तक तो जा ही नहीं रहा, तो कैसे वहाँ पे यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिन बनेगा, इसीलिए डिक्रीजेस और यहाँ सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन के केस में एब्सेंट हो सकता है, राइट। नेक्स्ट इज फीकल स्टर्कोबिलिन। ये पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे इंक्रीज होता है। फिर हेपाटिक के केस में पेल फीसेस होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में क्ले कलर्ड स्टूल्स होते हैं। रीज़न बीइंग, इसके भी रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि हेपाटिक में स्टर्कोबिलिन जो है वो फीसेस में नहीं आ रहा, इसीलिए पेल फीसेस हैं, एंड ऑब्स्ट्रक्टिव में भी एब्सेंट रहता है स्टर्कोबिलिन फीसेस में, इसीलिए क्ले कलर्ड स्टूल्स होते हैं। लिवर फंक्शन प्री हेपाटिक में, लिवर तो भाई नॉर्मल है बिल्कुल, क्योंकि अभी तक तो हमारा बिलिरुबिन लिवर में आया भी नहीं प्री हेपाटिक में, तो इसीलिए प्री हेपाटिक में लिवर का फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। हेपाटिक में लिवर का फंक्शन एबनॉर्मल होता है, इम्पेयर्ड होता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव में नॉर्मल हो सकता है या फिर माइल्डली इम्पेयर्ड हो सकता है, राइट। नाउ एंजाइम्स, अल्कलाइन फॉस्फेटेज प्री हेपाटिक में नॉर्मल होता है, हेपाटिक में स्लाइटली इंक्रीज्ड एंड पोस्ट हेपाटिक में इट्स मार्केडली इंक्रीज्ड। ALT which is also called as SGPT, pre-hepatic में this is normal, hepatic में it is increased indicating कि liver में कुछ गड़बड़ हुई है, and post hepatic में it's minimally increased, right. Next is Vandenberg test. It is indirect positive in pre-hepatic, it is biphasic in hepatic, and it is direct positive in post-hepatic. pre-hepatic, hepatic और post-hepatic में हमें पता है यार कि जॉन्डिस जो है वो बिलिरुबिन के इंक्रीज होने से होता है। हम देख भी चुके हैं कि वो बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड हो सकता है, वो बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों ही कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड वालों का लेवल इंक्रीज हो। तो हम एक्चुअली कंडीशंस और सिंड्रोम्स देखेंगे कि कौन से सिंड्रोम्स में क्या क्या इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर ये जो बिलिरुबिन बढ़ा वो अनकॉन्जुगेटेड है तो ये वाली कंडीशंस, अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो एक एक करके आते हैं, पहले अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पे आते हैं कि कौन सी कंडीशंस में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है। पहला होता है हीमोलिटिक एनीमियाज। हीमोलिटिक एनीमियाज नाम से पता लग रहा है, लिटिक मतलब टूटना, हीमो मतलब समथिंग रिलेटेड टू आरबीसी। तो किसी रीज़न से अगर आरबीसी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन टूटा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा, उसका लेवल इंक्रीज हुआ और जॉन्डिस हो गया। क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड बढ़ रहा है तो दिस इज प्री हेपाटिक जॉन्डिस, राइट। द सेकेंड इज इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। अगर एरिथ्रोपोइसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरबीसीज, नए आरबीसीज अच्छे से बन नहीं पा रहे, जल्दी जल्दी टूटेंगे, फिर से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होगा, इट विल लीड टू प्री हेपाटिक जॉन्डिस, राइट, सेम थिंग। नेक्स्ट है G6PD की डेफिशिएंसी। G6PD स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ये ना एक एंजाइम होता है जो आरबीसीज को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करता है। अगर बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी है ना तो क्या होगा, हीमोलिटिक जॉन्डिस हो जाएगा, मतलब आरबीसीज बहुत जल्दी जल्दी टूटने लग जाएंगे, जितनी रेट से बनते नहीं है ना उससे ज़्यादा रेट में तो वो टूटने लगते हैं, इसीलिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है एंड इट लीड्स टू द प्री हेपाटिक जॉन्डिस। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिक न्यूनेटल जॉन्डिस। न्यू बॉर्न्स में जो जॉन्डिस होता है दैट इज टर्म्ड एज फिजियोलॉजिक न्यूनेटल जॉन्डिस। न्यू बॉर्न्स में ना हेपाटिक फंक्शंस, लिवर फंक्शंस इतने अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, तो उन लोग में ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेटिंग द बिलिरुबिन, उसका लेवल कम होता है एंड इसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि
ग्लूक्यूरोनल ट्रांसफरेज एंजाइम का एक्टिविटी लो है, लेवल लो है उसका, तो वो प्रॉपरली कॉन्जुगेट नहीं कर पाता और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल उनमें नियोनेट्स में ज़्यादा रहता है. सो देर इज़ माइल्ड इंक्रीज इन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. बट अगर ये वर्सन हो जाए, कंडीशन बड़ी ख़राब हो जाए, तो बच्चे में कर्निक टेरेस हो सकता है. कर्निक टेरेस मतलब क्योंकि वो न्यूबॉर्न है, उसमें जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं रहता. तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो बढ़ा हुआ है उसकी बॉडी में, वो लिपिड सॉल्युबल है, वो आराम से चलते चलते पहुंच गया ब्रेन में, एक्यूमुलेट हो गया और डैमेज कॉज कर दिया. सो दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस फिजियोलॉजिक नियोनेटल जॉन्डिस. ट्रीटमेंट फॉर दिस इज फोटोथेरेपी. सुना होगा, देखा होगा कि जस्ट बॉर्न बच्चे को जब जॉन्डिस होता है तो धूप में रखने के लिए बोलते हैं. ऐसा क्यों? फोटोथेरेपी से क्या होता है, एक्सपोज करते हैं जब वाइट लाइट से, तो ये बिलिरुबिन की फोटो आइसोमराइजेशन होती है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू अ सॉल्यूबल फॉर्म, दैट इज ल्यूमीरुबिन, विच हैज़ अ शॉर्टर लाइफ स्पैन and it's easily excreted, so the problem is solved, right? The next is Gilbert syndrome. Gilbert syndrome एक autosomal dominant disorder होता है जहाँ ग्लूक्यूरोनल ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है, मतलब बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन इम्पेयर्ड रहेगा एंड देयर इज माइल्ड जॉन्डिस. नेक्स्ट इज क्रिगलर नाजर सिंड्रोम. ये 2 टाइप्स का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 में ग्लूक्यूरोनल ट्रांसफरेज का कंप्लीट एब्सेंस और टाइप 2 में ग्लूक्यूरोनल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी कम रहती है, राइट? तो मतलब टाइप 1 इज़ ज़्यादा खतरनाक ना, इसीलिए टाइप 1 में अर्ली डेथ होती है, सिवियर जॉन्डिस होता है, और टाइप 2 में जहाँ रिड्यूस्ड एक्टिविटी है एंजाइम की, वहाँ पे जो पेशेंट है वो एडल्टहुड तक सर्वाइव कर जाता है. ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम. ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, रेयर होता है. यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को लिवर सेल से बाहर निकलवाता है ताकि वो बाइल डक्ट में एंटर करे. उस प्रोटीन की यहाँ डेफिशिएंसी होती है, राइट? इसीलिए कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होता है, लिवर ट्रांस एमाइनेसेस और अल्कलाइन फॉस्फेटेस इस कंडीशन में नॉर्मल होता है. नेक्स्ट इज हेपाटोसेलुलर डिजीजेस. हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले कि 3 कंडीशन से प्रॉब्लम हो सकती है लिवर में. पहला, बिलिरुबिन का अपटेक नहीं हो पा रहा, दूसरा कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा है लिवर, और तीसरा एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा, ठीक है? इसकी वजह से लिवर डिजीज़ होती है. कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों इंक्रीज हो जाते हैं. ALT एंड AST दोनों रेज हो जाते हैं, सिग्निफाइंग कि लिवर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है. कॉजेज अल्कोहल की वजह से, ज़्यादा अल्कोहल इनटेक, हेपेटाइटिस, आइसोनायाजाइड जो कि एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, पैरासिटामोल ड्रग्स एट्सेट्रा. सो वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक जॉन्डिस. हमने पहली वीडियो में नॉर्मल बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म देखा, इक्टेरिस के बारे में देखा, साइन सिम्टम का डिफरेंस देखा. सेकेंड वीडियो में हमने प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस का पहले तो एक बेसिक ओवरव्यू देख लिया, उसके बाद उनके बीच में डिफरेंसेस देख लिए. फिर हमने बोला कि जॉन्डिस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के बढ़ने से हो सकता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के बढ़ने से हो सकता है, या दोनों के बढ़ने से हो सकता है. तो हमने कुछ कंडीशंस देखी, हो सकता है हीमोलिटिक एनीमिया की वजह से हो रहा है, हो सकता है कुछ सिंड्रोम्स हमने डिस्कस किए इसमें. तो जितना कवर कर सकते थे मैक्सिमम हमने कवर करने की कोशिश की है. नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसको एक बार रिवाइज करिए, वीडियो वापस से रिपीट पे देखिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल.